संकेतक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामाज्ञा शशिधर। दिनकर की कविता की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने उनकी एक बहुत ही खूबसूरत कविता, जिसे मैं भारतीय कविता की आत्मा कहता हूँ, लेकर उपस्थित हूँ। वह कविता है वन फूलों की ओर। वन फूलों की ओर कविता 1938 में आई। हुंकार कविता संकलन आया। दिनकर को हुंकार कविता संकलन से ही पहचान मिली। वह आरंभिक पहचान थी। उसकी भूमिका तब किसान आंदोलन के अगुआ रामवृक्ष वेनीपुरी ने लिखी थी। उस कविता की आज ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। दोस्तों, हालत अच्छी नहीं है। कविता की वैसी ही हालत है जैसी हालत समाज की है। जैसी हालत पाठकों की है, उससे खराब हालत आज कविता की है। इसलिए मुझे लगा कि मैं ऐसे कवि की कविता को आपके सामने लेकर आऊं, जिनकी कविता आज के लिए मानक प्रस्तुत करे, अपनी अंतर्वस्तु में, रूप में, भाषा में और विचारधारा में। दिनकर की यह कविता 1938 के ज़माने की है। छायावाद ढल चुका है, प्रगतिवाद सुलग रहा है और उस बीच की कड़ी में दिनकर पुल का काम कर रहे हैं। दिनकर कविता को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। आज 21वीं सदी में जहां हम खड़े हैं, वहां कविता और जनता के बीच यंत्र आ गया है, एआई आ गई है, पूरा का पूरा बाजार आ गया है। और दिनकर के समय जो स्वप्न था, वह स्वप्न भी आज गहरे खतरे में है। तब मुझे लगता है कि यह कविता आपको नई रोशनी देगी। असल में यह कविता आपको कुछ और कारणों से रोशनी देने वाली है। अगर आप भाई साहब कविता के लेखक हैं, तो आपके लिए ये कविता आंख खोल सकती है। अगर कविता के पाठक हैं और बुरी कविताओं के दौर से गुजर रहे हैं, बीमार कविताओं और अच्छी कविताओं के बीच का फर्क आप पहचानने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो आप दिनकर की इस कविता को पढ़ें। और आप हिंदी कविता और भारतीय समाज की आत्मा के घाव को देखना चाहते हो, उसकी भटकन को देखना चाहते हो और उसकी पुनर्पहचान करना चाहते हो, और सब तो छोड़िए जनाब, अगर आप ये चाहते हो कि आप कौन हैं, आप क्या थे और आप क्या होना चाहते थे, वह कौन सा धरातल है आपके जीवन का, आपकी आत्मा का, आपकी चेतना का, जो भटक चुका है। भारतीय मनुष्य होने की जो परिभाषा 1000 साल से नहीं, केवल भक्ति कविता से नहीं, बल्कि बुद्ध ने, उपनिषद ने जिसे रचा था, वह मटियामेट हो रहा है। आज हमारे चारों तरफ जो कुछ वातावरण है, वह एलियन वातावरण है, वह हम नहीं हैं। हम पश्चिम के द्वारा गढ़े हुए समाज हैं और मनुष्य हैं। और जो हमारी कविता है, अकेली कविता बचती है जहां हम अपनी मरी हुई आत्मा की केंचुलों को खोज सकते हैं। अकेली कविता बचती है जहां हम अपने मनुष्य के ऊपर सभ्यता की पड़ी हुई धूल को, उसकी धुंध को हटा सकते हैं। दिनकर की यह कविता वन फूलों की ओर, इसे मैं 20वीं शताब्दी में हिंदी कविता का घोषणा पत्र मानता हूं और आज इस कविता की जरूरत मैं ज्यादा महसूस करता हूं। दिनकर इस कविता में छायावाद की धुंधलका को मिटाने का काम करते हैं। छायावाद है जहां प्रेम है, जहां सुख है, दुख है, संघर्ष है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की तलाश है, लेकिन वह कहां पहुंच गया है? उसकी छाया
जो छाया है उसमें सुदूर सितारों का बहुत हल्का प्रकाश आ रहा है, चांदनी मध्यम हो गई है, सूरज बुझ गया है और आलम यह है कि वहां प्रेमिकाओं के कपोल भी कपोल कल्पित हो गए हैं। जहां अतीत की यात्रा मिथकों में भटक रही है और अतीत से जो धूल कण ला रही है उससे भारत का सच्चा चित्र खड़ा नहीं हो रहा है। और तब दिनकर घोषणा करते हैं कि नहीं नहीं, कविता हमें नए मिजाज की चाहिए, उसकी अंतर्वस्तु नहीं चाहिए, उसकी भाषा नहीं चाहिए और कवि का दृष्टिकोण, उसकी दृष्टि बिल्कुल साफ होनी चाहिए और कवि के जीवन और आचरण के बीच की फांक मिट जानी चाहिए। और तब दिनकर कहते हैं कि चलो कवि वन फूलों की ओर। कविता इस तरह शुरू होती है। आज न उड़ के नील कुंज में स्वप्न खोजने जाऊंगी, आज चमेली में न चंद्र किरणों से चित्र बनाऊंगी, अधरों में मुस्कान न लाली बन कपोल में छाऊंगी, कवि किस्मत पर भी नहीं तुम्हारी आंसू आज बहाऊंगी, नालंदा वैशाली में तुम रुला चुके 100 बार, अधूसर भुवन स्वर्ग ग्रामों में कर पाई न बिहार, आज यह राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर। हिंदी कविता आज राजवाटिका में फंस गई है। कक्ष कविता का जमाना है, एसी में जनवादी कविताएं लिखी जा रही हैं। हर कवि प्रगतिशील है, जनवादी है, जनता का कवि है और जनता का ऐसा कवि है जिसके पास कोई जनता नहीं है। जनता कुछ और ही दिशा चुन चुकी है, वह कुंभ का स्नान कर रही है, जनता मंदिरों में घूम रही है, वह पाताल खोदने में लगी हुई है, वह इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद के नारे भूल चुकी है। जनता यह भूल चुकी है कि भारत की आत्मा क्या है और वह मिट्टी के तहखानों में भारत के अतीत को खोज रही है। दिनकर के समय भी चीजें अच्छी नहीं थी। आप जानते हैं कि 1930 के बाद यह सिलसिला तेज हो गया था कि एक और जनवादी आंदोलन तेज हो गए थे, किसानों और मजदूरों के आंदोलन तेज हो गए थे, आजादी की लड़ाई तेज हो गई थी और दूसरी तरफ देश के बंटवारे की साजिश करने वाली शक्तियां भी तेज हो गई थी। और 1947 के पहले, यह लगभग 10 साल पहले की यह कविता है और इस कविता में कवि की जिम्मेदारी बताई गई है और उसकी अंतर्वस्तु के साथ बताई गई है। इन दिनों रूप और अंतर्वस्तु पे बड़ी बहसें चल रही हैं और हिंदी की बहसें अक्सर उथली बहसें होती हैं। कुछ कवि और लेखक और कुछ कथाकार, कुछ हिंदी के प्राध्यापक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत ही उथली बहसों में फंसे हुए हैं और कोई कहता है कि रूप महत्वपूर्ण है, कोई कविता है कहता है कि अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण है, अंतर्वस्तु रूप का निर्धारण करती है या रूप शक्तिशाली होता है और वह अंतर्वस्तु को चुन लेता है। दिनकर इस कविता में लेखक की जिम्मेदारी बताते हैं। आज यह राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर। अगर आपको रूप तय करना है, उसकी अंतर्वस्तु तय करनी है, तो सबसे पहले कि जहां आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जीवन को जी रहे हैं, उसको छोड़िए, आभासी डिजिटल प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा उतरिए और गांव की ओर, खेत की ओर, खलिहान की ओर चलिए, जहां फटी हुई विवाहियों में उतना मरहम और तेल भी नहीं बचा है कि और उतनी बाती नहीं बची है जिससे घाव को भरा जा सकता है और हिंदुस्तान पहले से ज्यादा गहरे अंधेरे में है। तब आपको पता चलेगा कि रूप और अंतर्वस्तु कोई विभाजित चीजें नहीं हैं, बल्कि रूप और अंतर्वस्तु के पार भी और चीजें कुछ हैं। और बात सिर्फ उस मरहम की नहीं है,
देह के मरहम से ज्यादा आत्मा को मरहम की जरूरत है हिंदुस्तान को आज, और वह मरहम बनाने वाली फैक्ट्री ही गायब हो चुकी है। तो दिनकर की ये पहली पंक्तियों की कविता में आप देखते हैं कि शुरुआती दौर में दिनकर जिस कवि दृष्टि की खोज करते हैं, वह कवि दृष्टि रूप और अंतर्वस्तु दोनों को तय कर लेती है। रूप छंद का चाहिए, रूप जनप्रियता का चाहिए, रूप बिल्कुल नई भाषा में उठते हुए नए चित्र का चाहिए। और जैसे ही कवि आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि उस रूप की निर्मित में अंतर्वस्तु बराबर रूप से शामिल है, दोनों टुकड़े टुकड़े में विभाजित नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टुकड़ा है, यह जो विभाजन है, यह जो अलग अलग खंडों में देखने की आदत है, ये पश्चिम की आदत है। पश्चिम की आधुनिकता ने हमें टुकड़े में बांट दिया, हमें खंडित कर दिया। उसे खंडित मनुष्य चाहिए, एक विजेता मनुष्य चाहिए। हमारा मनुष्य, भारत का मनुष्य अखंडित मनुष्य है। भारत का मनुष्य प्रकृति के साथ अस्तित्व का मनुष्य है। वह अन्य और आत्म के बीच के नकली विभाजनों को तोड़ने वाला मनुष्य है। और संबोधि उसे तब मिलती है भारत के मनुष्य को, जब वह अपने भीतर दूसरों की पुकार सुनता है। और दूसरों की पुकार का मतलब सिर्फ दूसरे मनुष्य की नहीं, उसमें जीव जंतु से लेकर के कायनात तक की पुकार शामिल होती है। तो दिनकर की यह कविता केवल स्वाधीनता संग्राम और कविता के नएपन के घोषणा पत्र के रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि मैं इसे भारतीय चेतना के पुनरुत्थान के तौर पर देखता हूं। एक सोई हुई चेतना, एक मरी हुई चेतना, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भुला दिया गया। वह चेतना जहां गोरख की गगन गुफा में शब्द का प्रकाश हो रहा है, जहां कबीर के मस्तिष्क में रस झर रहा है, और उस चेतना में जो आग की लपटें उठ रही हैं, गहरा अंधेरा छाया हुआ है, इन सब चीजों का हल वहां पर दिखाई मुझे देता है। इसलिए कपोल कल्पना के खिलाफ दिनकर ठोस मिट्टी की वकालत करते हैं, ग्राम कुंजों की ओर जाने की बात करते हैं, और गांव में किसी जमींदार की खाट पर नहीं, किसी बाबू साहब के दरवाजे पर नहीं, वह जो दक्षिण टोला है, वह जो आखिरी आदमी है गांव का, जो मिट्टी में और पानी में और धूल में और बादल के टुकड़े के बीच दिन रात खट रहा है, किसके लिए? अन्न के लिए। जो आत्म का जागरण है, उसके पास कविता को चलना होगा। नागार्जुन बाद में गए, त्रिलोचन बाद में गए, प्रगतिशील कविता बाद में गई, लेकिन दिनकर कविता को पहले लेकर पहुंचते हैं। दिनकर न छायावाद के हैं न प्रगतिवाद के हैं, लेकिन दिनकर एक महान सेतु हैं जो कविता को जीवन से जोड़ रहा है। अगली कुछ पंक्तियों में देखें आप, चलो जहां निर्जन कानन में वन्य कुसुम मुस्काते हैं, मलिया नील भूलता भूल कर जिधर नहीं अल जाते हैं, कितने दीप बुझे झारी झुरमुट में ज्योति पसार, अचले शून्य में सुरभि छोड़ कर कितने कुसुम कुमार, कब्र पर मैं कभी रोऊंगी जुगनू आरती सजोऊंगी। ये कविता की प्रतिज्ञा है, या किसी नेता की राजनीति की प्रतिज्ञा नहीं है कि मंच पे वह प्रतिज्ञा बनाई जाती है और मचान पर उतरते ही उसे तोड़ दी जाती है। ये तोड़ देने वाली बेवफा प्रतिज्ञा नहीं है, यह एक कवि की कविता की घोषणा है कि कब्र पर रोना है। और ये कब्र किसकी है? किसकी है कब्र? हिंदू तो मसान में चला जाता है। आज मसान और कब्रिस्तान में पूरे देश को बांट दिया गया है। अमेरिका जब आसमान की तरफ बढ़ रहा है तो हम पाताल खोदने में लगे हुए हैं।
मुझे काशी के एक फकीर ने कहा था कि बेटे सुनो, जब कब्र खोदोगे तो उसमें हड्डियां मिलती हैं, मांस मज्जा और आत्मा नहीं मिला करता है। अकेली यह पंक्ति साथियों बताने के लिए काफी है कि हम हड्डियों के पीछे पड़े हुए हैं, हम अतीत के पीछे पड़े हुए हैं, हम भूतों और पिशाचों की नौटंकी कर रहे हैं और हमें जीवित आत्मा और मांस मज्जे के लिए वक्त नहीं है। हमारी ईमानदारी स्थगित हो चुकी है, हमारे भीतर क्रूरता का अंबार लग गया है, हमारी हंसी में, हमारे चाल चलन में क्रूरता भरी हुई है, बेईमानी भरी हुई है। हमारे भीतर का आदमी बेहोश पड़ा हुआ है और हम बेहोशी में ये सब करते जा रहे हैं। कविता होश में है दिनकर की और एक वादा है उसके पास, और वादा क्या है, उसकी निष्ठा क्या है कि उसे उधर जाना है जहां हवाएं नहीं जाती हैं। कमाल की बात है, उस कवि की आत्मा को सुनिए, वहां उस भाषा को सिर्फ मत सुनिए। रूप और अंतर वस्तु के भीतर कोई महान कविता, भारत की कविता या दुनिया की कविता 3-4 धरातलों से होकर गुजरती है। पहला धरातल वस्तु का धरातल है, दूसरा धरातल प्राण का धरातल है, चित्त का धरातल है, तीसरा धरातल चेतना का या आत्मा का धरातल है। भारत का मनुष्य, हमारी आत्मा, हमारा लेखक, ये जो लेखकों का हमारा आधुनिक युग का लेखक है, वह लेखक समस्याओं को गिनाने वाला लेखक है, वह आत्मा के धरातल का लेखक नहीं है। उसमें कबीर नहीं बोलता है, उसमें रैदास नहीं बोलता है, मीरा नहीं बोलती है, अक्क महादेवी नहीं बोलती है, उसमें शंकर देव नहीं बोलते हैं, उसमें संतों की वाणियां नहीं गूंजती है, उसमें कोई महान दार्शनिक पीछे से इस पूरे सृष्टि के अभेद तत्व को लेता हुआ नहीं बोलता है। उसमें रोटियां बोलती हैं, दवाइयां बोलती हैं, मकान बोलते हैं, गुलामियां बोलती हैं, दैहिक जीवन के बड़े बड़े सवाल बोलते हैं। और ये सवाल बड़े सवाल हैं, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए सभ्यता की धूल को और उसके संकट को मिटाना है। लेकिन आत्मा तक पहुंचने की याद तो हमें बनी रहनी चाहिए। हम इतनी मुश्किलों में घिर गए और जितनी मुश्किलों में हम घिरे उससे ज्यादा मुश्किलें हमने पैदा की हैं। ऐसा नहीं है कि भारत तरफ तरफ कर रोटी के बिना मर सकता है। एक तरफ हम अनाजों को सराहते हैं और उन अनाजों को कोई भीख देता है तब हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उन अनाजों को हम अपने हाथों से छीन नहीं सकते हैं। एक महान कविता, एक बड़ी कविता केवल अनाज की तरफ, गेहूं की तरफ इशारा नहीं करती है, गुलाब की तरफ भी इशारा करती है। वह जुबान और पेट की तरफ इशारा नहीं करती है, वो दिल और उसकी गहराई में आत्मा की तरफ इशारा करती है। और इशारा तो वह यह भी करती है कि यह जो पेड़ से तुम सांस ले रहे हो, उस पेड़ में और तुम में कोई भेद नहीं है। दिनकर की यह कविता झाड़ी झुरमुट की तरफ जाती है। वह शून्य में सुरभि खोजती है और वह जुगनू की आरती बनना चाहती है। आप ध्यान रखिए कि दिनकर की यह कविता आचरण की कविता है। आज की कविता की तरह वह केवल शब्दों का खेल नहीं है, वह आचरण की कविता इसलिए है कि मैं सिमरिया से आता हूं और तब का जो सिमरिया था, उस सिमरिया में लालटेन भी नहीं पहुंची थी। और ढिबड़ी में बैठ करके एक रचनाकार जब कविता लिखता है और रात की जुगनुओं को ही प्रकाश समझता है, वह सूरज या चांद समझता है, तो ऐसे कवि के सामने इस तरह के बिंब आते हैं। आप देखें कि आगे कविता किस तरह से अपना नैरेटिव बदलती है। कविता बिल्कुल नए मिजाज की भाषा में, वह भाषा एक तरफ तत्सम से भी जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ जन की ओर बढ़ती हुई है। जला मृत्तिका दीप, करूंगी महल छोड़ तृण कुटी प्रवेश,
तुम गांव के बनो भिखारी, मैं भिखारनी का लूं वेश। स्वर्णांचला आहा, खेतों में उतरी संध्या श्याम परी। रोमंथन करती गायें आ रही, रौंदती घास हरी। घर घर से उठ रहा धुआं, जलते चूल्हे बारी बारी। चौपालों में कृषक बैठ गाते, कहां अटके वनवारी। पनघट से आ रही पीत बसना, युवती सुकुमार। किसी भांति धोती गागर, यौवन का दुर्वह भार। बनूंगी मैं कवि इसकी मांग, कलश काजल सिंदूर सुहाग। कविता स्त्री के जीवन का सौंदर्य में बदल जाना चाहती है। एक महान कविता, कविता स्वयं स्त्रीलिंग है, और एक महान कविता, एक बड़ी कविता, एक आत्मा की कविता स्त्री के अस्तित्व और उसके संपूर्ण आंतरिक बोध के बिना बन नहीं सकती है। इन पंक्तियों में साफ साफ स्पष्ट है कि दिनकर की कविता का क्राफ्ट किधर जा रहा है। दिनकर की कविता का क्राफ्ट लोक की तरफ जा रहा है। लोक में कौन है? लोक में भी वे किसान हैं, वो खेतीहर मजदूर हैं। वहां भी कौन है? वो स्त्रियां हैं। और केवल वहां पर हाय नहीं है, आंसू नहीं है, दर्द नहीं है, उसकी सुकुमारिता है, उसका एस्थेटिक्स है, उसका सौंदर्य बोध है। और वह लोक के गांव के गीतों के टुकड़े से कविता बुन रहे हैं। आधा टुकड़ा कवि का है और आधे टुकड़े में लोक गा रहा है। जो वास्तविक कवि है, जो बड़ा कवि है, जो संपूर्ण समाज को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने वाला, जिसको आजकल हम सनातन कहते हैं, जिसके आदि का पता नहीं हो, वह कवि है वह। और दिनकर ऐसा क्यों कहते हैं? दिनकर की कविता दरअसल आप पूरे आधुनिक युग की, भारतेंदु युग से लेकर उसके पहले तक की कविता को ठीक से देखें तो वह समस्या समाधान की कविता है। भारतेंदु युग की पूरी कविताएं समस्याओं और उसके समाधानों से पटी हुई है, और द्विवेदी युग की कविताएं तो समस्या पूर्ति ही लिखने लगी थी। और जो भी ऐतिहासिक और दूसरी कविताएं बनती हैं, उनमें अनेक तरह की समस्याओं के हल की तरफ इशारा किया जाता है। लेकिन भारत है क्या? क्या आधुनिकता ने, इस साम्राज्यवादी पूंजीवाद ने, ब्रिटिश फिरंगी शासन ने जो हमें चकनाचूर किया है, हमारे गांवों को तबाह किया है। और याद रखिए कि कविता में जो बात दिनकर कह रहे हैं, गद्य में, उपन्यास में, कहानियों में वही बात प्रेमचंद कह रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद के यहां वह एस्थेटिक्स नहीं है। प्रेमचंद के यहां दर्द है, आंसू है, हाय है, तड़प है। दिनकर के यहां वह एस्थेटिक्स भी है जो हजारों साल से चलता हुआ आ रहा है। वह प्रकृति का सौंदर्य, वह स्त्री का सौंदर्य, वह लोक गीतों का सौंदर्य जो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे आधुनिक कविता ने छोड़ दिया है, जिसको आगे शामिल करना है। हम गेहूं के साथ साथ गुलाब भी लेकर चलेंगे और उसे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी एक ही जिंदगी है, दो नहीं है। और इस तरह से दिनकर अपनी कविता का घोषणा पत्र तैयार करते हैं और उसमें कृषक को और स्त्री कृषक को शामिल करते हैं। आगे का खंड देखिए। वन तुलसी की गंध लिए हल्की पुरवैया आती है। कविता गांव पहुंच चुकी है। और अब गांव का दृश्य कैसा है? गांव कैसा है? यह शहर की आंखों से देखा हुआ गांव नहीं है, या गांव के बाबू साहबों की आंखों से देखा हुआ गांव नहीं है। यह टेलीविजन और सेल्फी कैमरे के द्वारा देखा गया नकली गांव नहीं है, जिसकी भाषा मृत कैंचुल की तरह है, बल्कि यह एक जीवित इकाई है। गांधी गांव पर केंद्रित थे। यूं ही गांधी गांधी नहीं हो जाते अगर चंपारण उनके जीवन में शामिल नहीं होता। शाहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन चल रहा है,
पूरा देश किसानों के संकट से गुजर रहा है। पूरा ब्रिटिश उपनिवेशवाद किसानों की लूट पर और उसकी छूट पर टिका हुआ था। भारत में था ही क्या, पूरी सभ्यताएं इस पृथ्वी की शिकार युग के बाद कृषि सभ्यता रही है। और आज जिस गांव को हम जानते हैं वह दिनकर का गांव भी नहीं है। सिमरिया भी बहुत कुछ बदल चुका है, वह खो चुका है, वह छोटे मोटे कस्बे की तरह दिखाई देता है। वहां वो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव के जो तत्व थे, लोग के जो तत्व थे, वे तत्व गायब हो रहे हैं। वन तुलसी की गंध लिए हल्की पुरवैया आती है, मंदिर की घंटा ध्वनि युग युग का संदेश सुनाती है। टिम टिम दीपक के प्रकाश में पढ़ते निज पोथी शिशुगण, परदेसी की प्रिया बैठ गाती यह विरह गीत उन्मन। भैया लिख दे एक कलम खत मोह बालम के जोग, चारों कोने खेम कुशल माझेठा मोर वियोग। दूतिका मैं बन जाऊंगी सखी सुधी उन्हें सुनाने जाऊंगी। यह पलायन की पीड़ा है। कौन नहीं जानता है कि बिहारी और पलायन का क्या रिश्ता है। कौन नहीं जानता है कि शहर की ओर ब्रिटिश शासन के दौरान भी कलकत्ता और मोरंग की ओर केवल विदेशिया नाटक ही नहीं गया था, हजारों हजार वो गिरमिटिये भी गए थे जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखर गए और कभी भी लौट कर नहीं आए और जड़ों से टूटे हुए आज भी इतिहास में वे एक चीख की तरह हैं और अपने भविष्य में उस दर्द को संभाले हुए हैं। ये कविता कितनी गहराई तक जाती है कि कविता दूतिका बनना चाहती है। एक बड़ी कविता दूतिका होती है, वह दूत है, वह डाकिया है, वह एक खबर को एक मन से दूसरे मन तक पहुंचाती है, एक जन से दूसरे जन तक पहुंचाती है। और कविता अब दूतिका बनना चाहती है। और कैसी दूतिका कि वह निरक्षर स्त्री जिसके पास अक्षर की रोशनी नहीं गई है, वह किसी पड़ोसी से एक चिट्ठी लिखवा रही है और चिट्ठी में सुख दुख अपने घर का, अपने परिवार का रख रही है, अपने जीवन का विरह रख रही है। और वह कहती है कि यह जो खत है, इस खत को तुम बालम के नाम लिखो। और चारों तरफ तो पोस्टकार्ड के चारों तरफ, पहले पोस्टकार्ड बहुत चला करता था, अब तो मैसेज का जमाना है। देखिए एकदम बिल्कुल एक क्लासिक एस्थेटिक्स अब वह हो गया है जो तब तत्कालीन था कि चारों तरफ कुशल क्षेम लिख दो भैया, और बीच में सेंटर में, हृदय सेंटर में ही होता है, वहां पर वियोग लिखो। किसका वियोग? उस स्त्री का वियोग जिसे छोड़ करके मोरंग वह पति चला गया है। और कहते हैं कि जो मोरंग की स्त्रियां हैं वह भेड़ बनाकर पुरुषों को रख लेती है। भेड़ तो मच्छेंद्रनाथ को भी बनाकर रख लिया था और वो भी खो गए थे। वहां से अब तक की ये कहानी है। और कैसा है गांव जहां हल्की पुरवैया चल रही है, मंदिर में घंटा ध्वनि बज रही है। मंदिर, दिनकर का मंदिर तलवार नहीं चलाता है, तेग नहीं चलाता है, उसमें सौम्य हनुमान रहते हैं, एंग्री मैन नहीं रहते हैं। वो एंग्री हनुमान उसमें नहीं रहते हैं। उसमें किसी दूसरे कौम, दूसरे समाज के प्रति या अपने ही समाज के दूसरे लोगों के प्रति नफरत नहीं है। मॉब है पर उसकी लिंचिंग नहीं है। वह मंदिर, जिसने भी गांव को देखा है, वो गांव नहीं था। आज भारत का गांव जल रहा है। शहर ने गांव तक जहर फैला दिया है। संसद ने बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें इसलिए नहीं बनाई हैं कि उन सड़कों पर, कविता इस बात की ठीक से पहचान करती है कि उन सड़कों से अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गाड़ियां
सामान लादे हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को वहां पहुंचा दे, बल्कि वहां नेताओं के दंगे नुमा और दागनुमा भाषण भी पहुंच रहे हैं। और लेकिन आप इससे देखिए कि वह क्लासिक गांव है जहां नन्हे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नियॉन लाइट नहीं जल रही है, गांव में एसी नहीं पहुंचा है, ट्रैक्टर नहीं भरभरा रहा है। वहां पे पोथीगण छोटे टिमटिम प्रकाश में बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चा पढ़ रहा है और वह स्त्री अपने विस्थापित पति, परदेश गए हुए पति को चिट्ठी लिख रही है, और हृदय में या वही जायसी की पीड़ा है, या वही पीड़ा है लोक की, गहरे लोक की, जिस पीड़ा को ठीक से सुना नहीं गया और कविता को सुनना है। पीड़ा तो आज भी है तरह तरह की, लेकिन उस पीड़ा का लेखा जोखा लगभग बंद हो गया है। अब तो कवि केवल अपने अहम, अपनी कुंठा से घिरा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि यह संपूर्ण कविता पर एक चलताऊ टिप्पणी है, लेकिन चलताऊ टिप्पणी यह नहीं है। एक बड़ा हिस्सा कविता का है जो समस्या पूर्ति कर रहा है, वहां से आत्मा गायब है। ये विमर्श की सारी कविताएं जहां से भारतीय मनुष्य की जो मूल आत्मा गहरी है, उस कवि के कवि होने का जो अस्तित्व है वही गायब है वहां से। कवि क्यों? कवि बनने की जरूरत क्या है? और है तो कवि कौन है? पहले कवि ठीक ठीक अपना परिचय तो दे दे, वह कैसा मनुष्य है, अधूरा या पूरा, और उस मनुष्यता में संकट क्या क्या है, उसके बाद फिर उस समाज का लेखा जोखा करे। और दूसरी तरफ कविता जो अस्मिता विमर्श के समानांतर कविताएं हैं, खाए पिए अघाए लोगों की कविताएं, वो अमरबेल की तरह लहरा रही हैं। कविता तो इन दिनों जूते चाट रही हैं, पुरस्कार पाने के लिए, पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में जाने के लिए, दूसरों को भरमाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, जनविहीन जनवादी हो जाने के लिए। इसलिए दिनकर की कविता उसे रोशनी देती है और बताती है कि जड़ों से जुड़कर ही आप फुनगी को पा सकते हैं, फल फूल को पा सकते हैं, और जड़ों से जुड़ना, जड़ीभूत होना नहीं होता है। आगे गांव के एक भव्य दृश्य को, एक गहरे दृश्य को, बारीक दृश्य को वह ग्रामीण कवि खड़ा करता है। आप देखें, पहन शुक्र का कर्ण फूल है, दिशा अभी भी मतवाली, रहते रात रमनिया आई, ले ले फूलों की डाली, स्वर्ग स्रोत करुणा की धारा, भारत मां का पुण्य तरल, भक्ति अश्रु धारासी निर्मल गंगा बहती है अविरल, लहर लहर पर लहराते हैं मधुर प्रभाती गान, भुवन स्वर्ग बन रहा, उड़े जाते ऊपर को प्राण, पुजारिन की बन कंठ हिलोर, भिंगो दूंगी अग जग का छोर। यह है कविता का कमिटमेंट कि वह जो पुजारिन है उसके कंठ का हिलोर बन जाऊंगी, और अग जग के छोर को, इस छोर से उस छोर तक इस जगत को भिंगो दूंगी मैं। यह जो रस में भिंगोना है, यह जो करुणा में भिंगोना है, यह करुणा एक बड़ी कविता में ही संभव है। वह कविता ही क्या है जिसमें करुणा नहीं पैदा हो। करुणा तो आदि कवि वाल्मीकि के यहाँ पैदा हुई थी, और उससे भी बड़ी करुणा तो मुझे बुद्ध के यहाँ दिखाई देती है। बुद्ध और महावीर दुनिया में करुणा के पर्याय हैं, और भारतीय चेतना का कोई भी रूप, चाहे वो कला हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, ज्ञान का कोई क्षेत्र हो, अगर वहां करुणा नहीं लहराती है तो उसका होना अधूरा है, टूटा हुआ होना है, बिखरा हुआ होना है। इन पंक्तियों में आप देखें, गांव की स्त्रियों का, एक पुरुष कवि है, आज स्त्री विमर्श का जोरदार जमाना है, और स्त्री विमर्श वहां पहुंच गया है जहां पर
एक ओर जो वास्तविक दमन से भरी हुई स्त्रियां हैं, उनकी आवाजें नहीं दर्ज हो रही हैं, और दूसरी तरफ खाए पिए अघाए नगरी महानगरी समाज की स्त्रियों में डिस्कोर्स चल रहा है कि बच्चे पैदा करना है या नहीं पैदा करना है। यह स्त्री की स्वतंत्रता है, निश्चित स्वतंत्रता है स्त्री की। सांस लेना है कि नहीं लेना है, यह भी तो एक मनुष्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेड़ अगर इनकार कर दे कि तुम सांस नहीं लोगे तो क्या होगा। मुझे लगता है कि कई बार अब इन विमर्शों को और इन विचारधाराओं को प्रकृति से सीखने की जरूरत है, दूसरे जानवरों से सीखने की जरूरत है। यंत्रों ने तो हमें वहां पर लाकर छोड़ दिया है कि यंत्र ने कहा छोड़ो छोड़ो भाई, मैं पुरुष भी बन जाऊंगा, मैं स्त्री भी बन जाऊंगा, और हम दोनों मिलकर के बच्चे भी पैदा कर लेंगे, हम एक नई सभ्य प्रेम भी कर लेंगे, हम एक सिस्टम भी चला लेंगे, और हमें अब मनुष्यों की जरूरत नहीं है। मनुष्य ने अपने लिए जो कुछ बोया है उसके काटने का समय, आगामी समय आ रहा है, आगामी युग आ रहा है। इसलिए उसके आलोक में ही अब कोई बहस, कोई आइडियोलॉजी, कोई विचार चलेगा, और मनुष्यता की कसौटी पर चलेगा। मनुष्यता की कसौटी के बिना सारी कसौटियां अब बेईमानी हो गई हैं। इन पंक्तियों को देखकर और उसकी अर्थ में जाकर के मैं भावना से भर जा रहा हूं कि ये क्या है। दिनकर प्रकृति के एस्थेटिक्स को कितने खूबसूरत ढंग से पकड़ते हैं। ये छायावादी कवि का पंत ने जैसे पकड़ा है या निराला ने जैसे पकड़ा है, वह आत्मिक सौंदर्य एस्थेटिक्स नहीं है। दिनकर का एस्थेटिक्स केवल दिनकर का एस्थेटिक्स नहीं है, उसमें पूरा लोक बोल रहा है। भले इनकी भाषाओं में यहां कुछ शब्द आपको तत्सम के दिख जाएं, यहां छायावाद का प्रभाव है, लेकिन ये बिंब सारे के सारे गहरे अनपढ़ ग्रामीण लोक के हैं। मुझे याद है कि मैं बचपन में मेरे घर में घड़ी नहीं थी, और मैं शुक्र तारे को देख करके ये पता करता था कि 2:30 बज गए, 3 बज गए, और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था। तो सितारे ही मेरे लिए घड़ी का, क्लॉक का काम करते थे गांव में। और वो जो गंगनहौनी जाती थी बटगीत गाते हुए, वह गंगनहौनी के जाने और बटगीत के गाने में से मुझे पता चलता था कि अब भोर हो गया है, और अब मुझे एक विद्यार्थी के रूप में क्या करना चाहिए। तो ये जो लोक है जिसमें वो देख रहे हैं, दिनकर साफ साफ कह रहे हैं कि शुक्र तारा किस तरह से अपने सौंदर्य बोध के साथ समय बोध करा रहा है, और करुणा की धारा की वे बात करते हैं, और भारतीयता जगती है कि भारत मां का पुण्य तरल। वे स्त्रियां नहीं हैं जो भक्ति में डूबी हुई हैं, जो गंगा की तरफ जा रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए सिमरिया घाट की ओर। वे स्त्रियां, और वो भक्ति भी वैसी भक्ति नहीं है जैसी आजकल की अंधभक्ति दिखाई देती है। वह संगम स्नान की तरह नहीं है, वह लोकाचार है, रोज का आचरण है। और गंगा भी कैसी है, वह निर्मल है, अविरल है, आज की गंगा नहीं है वह। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें एक ओर गांव का चित्रण है, और उसके सौंदर्य बोध और उसकी पीड़ा दोनों का द्वंद्व दिखाई देता है, और दूसरी तरफ कविता की अपनी भूमिका दिखाई देती है। कविता कंठ का हिलोर बनना चाहती है, और स्त्री की उस पीड़ा को जो गंगा के पास ले जा रही है, क्योंकि उस दुख को, उस दर्द को न मर्द सुनने वाला है, न परिवार सुनने वाला है, न गांव सुनने वाला है, वह तो मां ही है। 1000 साल पहले उसी मिथिला के विद्यापति आते हैं गंगा तक चलकर सुदूर मिथिलांचल से, और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बर सुख सार पौल तुअ तीरे, छारित निकट नयन बह नीरे। तुम्हारे तीरे मुझे बहुत सुख मिला है, और छोड़ते हुए आंखों से आंसू झर रहे हैं, और एक क्षमा है कि मां मैं बेटा हूं, और
तुम्हारे आंचल पर मैंने, छाती पर मैंने पांव रख दिया है, इसको क्षमा करना मां। अब ये जो लोक की तरलता है वो मिथिला की स्त्रियां गाते हुए गंगा किनारे जा रही हैं और कवि उस अपनी मिट्टी से, उस सिमरिया की मिट्टी से, उस गंगा की मिट्टी से कविता का पैमाना बना रहा है। आज जन से, मिट्टी से कविता टूट गई है, उसका पैमाना टूट गया है। और यह दृष्टि का ही संकट नहीं है, यह सरोकार का संकट है, ये गहरे सरोकार का संकट है। और जब संकट सरोकार का हो जाए, कमिटमेंट का हो जाए, तो बाकी सारी चीजें बिखर जाती हैं। अब आगे की जो पंक्तियां हैं, जो छंद हैं, बिल्कुल जन छंद हैं और यह कवि को संबोधित है। कविता कवि को संबोधित कर रही है, कविता आदेश दे रही है कवि को। जमाना क्या है कि यहां कवि कविता को संचालित कर रहा है और कविता को किसी और किनारे रख दिया है और बिना कविता के कवि बने घूमा घूमा फिर रहा है। पर यहां कविता, कविता यानी रूप, कविता यानी विषय से उठाई गई वह अंतर वस्तु, कविता यानी कवि की दृष्टि को निर्धारित करने वाली रचनात्मक शक्ति। ये डायलेक्टिक्स है। कवि और कविता का भी एक डायलेक्टिक्स होता है। डायलेक्टिक्स केवल समाज का नहीं होता है, द्वंद्वात्मकता केवल वस्तु और रूप के बीच नहीं होती है। कवि और रचनाकार और रचना के बीच की जो द्वंद्वात्मकता है, उसके लेयर्स हैं, उसके आयाम हैं। देखिए, ये संबोधन की कविता है क्योंकि वो संबोधन का जमाना है। आज संबोधन की कविता नहीं, आज एकालाप और आत्मालाप की कविता है। अगर संबोधन की कविता भी है तो वह नकली संबोधन है, क्योंकि सुनने वालों का बड़ा संकट है, बड़ा अभाव है। कोई सुनना उस तरह से संबोधन सुनना नहीं चाह रहा है, उपदेश सुनना नहीं चाह रहा है। देखें कि अगली पंक्तियों में भारत के तबाह बर्बाद ब्रिटिश गांव का कितना तीखा, गहरा और दर्द से भरा हुआ चित्र आता है और कविता तत्सम तोड़कर तद्भव की जमीन पर खड़ी हो जाती है। अभी जन शब्दों को छोड़कर जन शब्दों और जनतर शब्दों के पास पहुंच जाती है। कवि संबोधन है। कवि अषाढ़ की इस रिमझिम में धन खेतों में जाने दो, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दो, दुखियों के केवल उत्सव में इस दम पर्व मनाने दो, रोंगी खलिहानों में खेतों में तो हर्षाने दो। यह है भारतीय किसान की आत्मा। किसानों पर जितनी पीड़ा पहुंचती है, आजकल हैप्पी इंडेक्स पर बड़ी बहसें होती हैं कि हैप्पी इंडेक्स गिर रहा है। अमर्त्य सेन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब किसान आधे पेट खाते थे तब भी इतने ज्यादा सांप्रदायिक नहीं हुए थे। गांव आधा पेट खाकर भी सुखी रहता था। आज पेट भर रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन संकीर्णताएं बढ़ रही है, मोहब्बत घट रही है, नफरत तेज हो रही है। तो इसका केवल समृद्धि से नफरत और मोहब्बत का कोई संबंध नहीं है। और कवि क्या वापस लाना चाहता है? वह वापस लाना चाहता है कि हिंदी के, आधुनिक हिंदी साहित्य ने जो अपना रास्ता छोड़ दिया है, कि उसने करुणा और सौंदर्य का संतुलन, दुख और स्वप्न का संतुलन, संघर्ष और यूटोपिया का संतुलन, बाहर और भीतर का संतुलन, मनुष्य और समाज के बीच का संतुलन खो दिया है, बल्कि उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दिनकर क्षतिग्रस्त चेतना को मरम्मत करने वाले एक कारीगर के रूप में खड़े होते हैं। इसलिए दिनकर अनेक बार कहते हैं कि मैं तो सुनार की तरह गढ़ने के लिए आया था, लेकिन जो यथार्थ था हमारे समय और समाज का और युग का, मैं हथौड़ों से पत्थर तोड़ता रह गया।
और हथौड़ों से पत्थर तोड़ने वाले कवि भी किस तरह उसके भीतर छेनी चलाते हैं, किस तरह जो है सोने को आग में गला करके छोटे छोटे एस्थेटिक्स बनाने का प्रयास करते हैं। यह प्रेरणा का विषय हो सकता है। रोंगी खलिहानों में खेतों में तो हर्षाने दो, मैं बच्चों के संग जरा खेलूंगी दूब बिछौने पर, मचलूंगी मैं जरा इंद्रधनु के रंगीन खिलौने पर, तितली के पीछे दौड़ूंगी नाचूंगी दे दे ताली, मैं मकई की सुरभि बनूंगी पके आम फल की लाली, वेणु कुंज में जुगनू बन मैं इधर उधर मुस्काऊंगी, हर श्रृंगार की कलियां बनकर वधुओं पर झड़ जाऊंगी। कविता केवल जवानों के लिए नहीं होती है और बुजुर्गों के लिए भी नहीं होती है। कविता केवल प्रेमियों के लिए या अवसाद में डूबे हुए मनुष्यों के लिए नहीं होती है। कविता तो वस्तुतः मनुष्यता की शिशुता है, जो मनुष्य की जिज्ञासु होने की गहरी गहन आदिम प्रवृत्ति है, उसी की रचनात्मक अभिव्यक्ति है कविता। कविता कठोरता को बर्दाश्त नहीं करती है, उसके लिए गद्य है। कठोरता का क्षेत्र गद्य है, जीवन संग्राम का क्षेत्र गद्य है। कविता को कोमलता चाहिए, कविता को तरलता चाहिए। कविता अगर सितारों तक जाती है, वह ब्रह्मांड के जन्म की कहानी भी कहना चाहती है तो बहुत ही गहरी आवाज में कहना चाहती है, वह जिज्ञासा के आवाज में कहना चाहती है और कई बार दर्शन की आवाज में कहना चाहती है। दिनकर की यह कविता बच्चों के संग खेलना चाहती है, वो बच्चा होना चाहती है, वो शिशुता। आजकल बाल साहित्य खत्म, बचपन खत्म हो गया और बाल साहित्य भी खत्म हो गया। मुझे याद है बाल हंस और बाल भारती, इस तरह से कितनी पत्रिकाएं उस दौर में आती थी। कुछ पत्रिकाएं इन दिनों भी आती हैं, लेकिन दिनकर ने बच्चों के लिए लिखा। मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, चांद का कुर्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे थे, प्रेमचंद लिख रहे थे, दिनकर लिख रहे थे। अनेक भाषाओं के लेखकों ने बचपन के निर्माण की कोशिश की और कविता स्वयं शिशुता का बोध है। और कोई कवि एक बड़ा कवि तब होता है जिसके भीतर बड़ा बच्चा बैठा हुआ होता है। एक बड़े शिशु के बनने से, विकसित होने से ही उसके भीतर एक बड़ी कविता बनती है। और उतना ही नहीं, हमारे जो वेद के मंत्र हैं, ऋषियों को मैं इस सृष्टि में अगर वेद को पहला ग्रंथ मानता हूं तो मैं ये मानता हूं कि हमारे ऋषि पकी हुई दाढ़ी वाले नहीं थे, वह बेहद भोले शिशु थे। ये वेदों के मंत्र शिशुओं के मंत्र हैं, बहुत मासूम मंत्र हैं। और जहां शिशुता होती है वहीं अखंडता होती है। एक बच्चा अखंडित नहीं होता है, उसका व्यक्तित्व वह सबको अपना समझता है। छोटा बच्चा, मनोविज्ञान कहता है कि जब पैदा होता है तो उस पूरी सृष्टि को, मां बाप को, इन्हें सृष्टि को मैं ही समझता है। यह जो अखंड से विखंडन की ओर जाना है, अविभाजन से विभाजन की ओर जाना है, यही तो मनुष्य जाति की त्रासदी है। यह त्रासदी पेड़ों की नहीं है, पहाड़ों और जंगल, नदी, सितारों की यह त्रासदी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी त्रासदी नहीं है। ये त्रासदी मनुष्य की है, उसकी बुद्धि की त्रासदी है, उसके विवेक की त्रासदी है। और यह त्रासदी, इस त्रासदी को दुनिया की कुछ धर्मों ने ज्यादा विकसित किया, पर हमारी उपासना पद्धतियों ने इसको मिटाने का काम किया। इसलिए मैं भारत के धर्म को शिशुता का धर्म मानता हूं। मैं अगर बच्चे में ईश्वर होते हैं तो मैं मानता हूं कि शिशुता जो है वह ईश्वरत्व का पर्याय है। हमारे यहां सूर जैसे कवि पैदा हुए और उन्होंने शिशुता का जैसा गायन गाया है, इसलिए बड़ी रचना शिशुता के धरातल पर ही होती है। और दिनकर देख चुके हैं कि शिशुता का कैसा शिकार पश्चिम ने किया है। पश्चिमी आधुनिकता ने
साम्राज्यवाद ने किस तरह से तबाह कर दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। केवल किसान को खत्म नहीं किया है, शिल्प को खत्म नहीं किया है, गांव को नहीं उजाड़ा है, उसने बचपन को खत्म कर दिया है, उसकी हंसी को, उसकी सहजता को, उसकी रौ को, उसकी प्रवाह को। तब कविता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आज बचपन यंत्र के रूप में पैदा हो रहा है। आज का बच्चा, आज तो मुझे कभी कभी लगता है कि दादा पोता है, पोता ही दादा है। ये दुनिया बिल्कुल उलट गई है। ये नई पीढ़ी के पास इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है। और आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं और ये छूट भी हम नहीं दे सकते हैं कि वो नई पीढ़ी है तो हम कंसेशन दे दें। हमने जो दुनिया रची है, हमने जो यंत्रों से, बाजार से, एक पश्चिमी बुद्धि और विवेक से, एक खतरनाक किस्म के विवेक से, औपनिवेशिक विवेक से जो दुनिया रची, वो दुनिया हमारे तो छोड़िए, उनके भी काम की नहीं है। और वे भागे भागे आ रहे हैं कि हमें राहत चाहिए, हमें कुछ बताएं। पर आर्ष ग्रंथों में कुछ छुपा हुआ है, कुछ लोक जीवन में छुपा हुआ है, कुछ प्रकृति के बीच छुपा हुआ है। और उचक उचक कर गमले में पौधा लगा करके पर्यावरण दिवस वहां से यहां तक मनाया जा रहा है। तब देखिए कि कविता कितनी, और फिर स्त्री के पास, एक बड़ी कविता को पहले शिशु के पास जाना चाहिए, बच्चा हो जाना चाहिए, और बचपन के पास, फिर स्त्री के पास जाना चाहिए, और फिर किसान को भी मैं शिशु हृदय मानता हूं। किसान कितना सरल होता है, कितना सहज होता है, उसे रहने नहीं दिया गया। उसे भी हमारी मनोवादी परंपरा ने, हमारी विभाजन करने वाली जो आंतरिक उपनिवेशन की परंपरा थी, उसने तबाह कर दिया। और फिर बाहर और भीतर की दोनों परंपराओं ने मिलकर जहां पहुंचाया है, उस यात्रा ने जहां पहुंचाया है, अब तो किसी काम की कोई चीज बची नहीं है। दिनकर कहते हैं, और अद्भुत एस्थेटिक्स रचते हैं ये। सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धरकर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगा जल। उसके तन का दिव्य स्वेद कण बनकर गिरती जाऊंगी, और खेत में उन्हीं कणों से मैं मोती उपजाऊंगी। शस्य श्यामता निरख करेगा कृषक अधिक जब अभिलाषा, तब मैं उसके हृदय स्रोत में उमड़ूंगी बनकर आशा। अर्धनग्न दंपति के गृह में मैं झोंका बन जाऊंगी, लज्जित हो न अतिथि सम्मुख वे दीपक तुरंत बुझाऊंगी। ऋण शोधन के लिए दूध घी बेचे, ऋण शोधन के लिए दूध घी बेच बेच धन जोड़ेंगे, बूंद बूंद बेचेंगे अपने लिए नहीं कुछ छोड़ेंगे। शिशु मचलेंगे दूध देख जननी उनको बहलाएगी, मैं फाड़ूंगी हृदय लाज से आंख नहीं रो पाएगी। इतने पर भी धनपतियों की उन पर होगी मार, तब मैं बरसूंगी बन बेबस के आंसू सुकुमार। फटेगा भूखा हृदय कठोर, चलो कवि बन फूलों की ओर। दोस्तों, इन अंतिम पंक्तियों में कविता कितनी गहराई के साथ उतरती है, और रूप और अंतर वस्तु दोनों अभेद हो जाते हैं। विचारधारा और भाषा की रचनात्मकता, ये सारे तत्व जो रचना के तत्व हैं, जो हमारे गहरे अचेतन के भी तत्व हैं, वे अखंडित हो जाते हैं और अलग करना आसान नहीं होता है। ये है कविता का कमिटमेंट। कविता जब वन फूलों की ओर जाती है और कमिट करती है कि इतनी सुंदरता, इतने गहरे और प्रेम भरे हुए जीवन और इतने अंतर विरोधों के बावजूद लोक और गांव और उसके जीवन को मैं बचाने की कोशिश करूंगी, और तब भी अगर धनपतियों की मार जारी रहेगी, तब भी जमींदारों की मार जारी रहेगी, बनियों की मार जारी रहेगी, और ब्रिटिश शासन की मार जारी रहेगी, और इनके गठबंधन की मार जारी रहेगी, तब मैं चुप नहीं रहूंगी, रोऊंगी। बड़ी कविता वह होती है जो
पाठक के लिए रोती है और पाठक के दुख में आंसू बनकर टपक जाती है। और वह तब होता है जब रचनाकार उस धरातल पर जाता है। आप देखिए कितना नया बिंब है कि दिनकर कहते हैं। अब ये गांव की देखिए यथार्थ की समझ, अंतर्वस्तु की गहरी समझ कैसे रूप को निर्धारित करती है कि दंपति अर्धनग्न है, पति पत्नी अर्धनग्न है, नंगे हैं, कपड़े नहीं हैं। गांधी का चरखा आंदोलन याद करिए, बिहार के उन जमींदारों को याद करिए। नागार्जुन ने बलचनवा उपन्यास में लिखा है और सहजानंद सरस्वती के दस्तावेजों में ये चीजें भरी हुई हैं कि किस तरह से वहां के जमींदार स्त्री और पुरुष को नग्न करके पिटाई करते थे और लगान नहीं देने पर न जाने कितनी तरह के जुल्म करते थे। और इन सबको मैंने खोजा है, उस दौर की पत्रिकाओं में मैंने जाकर के खोजा है, दस्तावेजों में जाकर मैंने देखा है। और तब मुझे लगता है कि दिनकर जो उसको देख रहे थे, उसको जी रहे थे, कितनी गहरी बात कविता कह जाती है कि कविता का काम केवल क्रांति के लिए उकसाना नहीं है, कविता का काम, कला का काम मशाल भी बनना है। और दिनकर की कविता यहाँ मशाल बन नहीं रही है, मशाल को और कभी कभी मशाल न बनके दिया बनके और दिया को बुझा करके भी कविता मनुष्य की इज्जत को बचाती है। उस किसान दंपति के कपड़े नहीं है शरीर पर और उसकी लाज कैसे बचेगी, तो दिया को बुझा देगी कविता, तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में पड़ोसी नंगे नग्न दंपति को नहीं देखेंगे। यह जो पीड़ा है और यह जो उलट देना है बिंब को, ये जो चित्र को उलट देना है, यह नई संवेदना, नए सरोकार के बिना और गहरे जीवन भोग और यथार्थ बोध के बिना ऐसे बिंब संभव नहीं हो सकते हैं। और किसान और आशा, उम्मीद, ये दोनों पर्याय हैं। आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि सहनशीलता, संघर्ष और अनुभव धीरे धीरे मध्यवर्गीय मनुष्य के जीवन से गायब हो रहा है। अब तो किसान के बच्चे भी संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है, छोटी सी छोटी मुश्किल भी आ जाती है, लेकिन हम लोगों ने कठिनाइयों को देखा है, जिया है, झेला है। और दिनकर ने तो न जाने कितनी कितनी ज्यादा कठिनाइयों को झेला, जिस पर अलग से हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आशा, उम्मीद, ये हसरत के उजड़ जाने का दौर है, स्वप्न के खात्मे का दौर है। दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य के पास स्वप्न ही नहीं है। या अब इसके बाद करना क्या है? दिनकर के पास स्वप्न है और यह कविता निश्चित रूप से हिंदी कविता का घोषणा पत्र है। तत्कालीन दौर में भी यह कविता दिनकर की कविता के मार्ग को, बल्कि उसकी पगडंडी को मार्ग में बदल देती है, छायावाद और प्रगतिवाद के बीच सेतु का काम करती है, आने वाली इस तरह की कविताओं के लिए रास्ता खोलती है। और आज कविता जो गहरे संकट में पड़ी हुई है, आज के लिए यह कविता नई रोशनी देती है। आपने मन फूलों की ओर कविता और उस पर मेरी बातचीत को सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि आप संकेतक चैनल से जुड़े रहें और हमारी टीम को प्यार देते रहें। और हम फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।